आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 में आपका स्वागत है। मैं रंजना बंसल। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बैजनाथ में हुई हत्या के मामले में फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा 18 लाख की सहायता राशि तथा दाह संस्कार के लिए 25,000 रुपए प्रदान किए गए। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत मिली छात्रा की लाश को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस कार्रवाई की मांग की। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाडो अभियान के तहत बाल विवाह रोकने की तैयारियां शुरू। और कांग्रेस सेवा दल एवं ओबीसी महासभा ने मध्य प्रदेश में बेरोजगारी और खाली पड़े पदों पर भर्ती हेतु राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। खबरें अब विस्तार से। अल्ट्राटेक कंपनी के गार्ड की खनिज माफियाओं ने पत्थर से पीटकर हत्या। परिजनों ने लगाया कंपनी पर लापरवाही का आरोप। ग्राम पंचायत बैजनाथ में अल्ट्राटेक कंपनी स्थापित है, जिसमें अरुणेन मिश्रा काम करते थे, जिनको कंपनी प्रबंधन लैंड और माइंस के काम से भेजा करता था, बिना किसी गार्ड और बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के। कंपनी की माइंस के चारों ओर बाउंड्री वॉल भी नहीं है। इसमें आए दिन ग्रामीण चोरी करते हैं। परिजनों के अनुसार खनिज माफिया जब चोरी करने कंपनी के भीतर घुसे तो अरुणेन मिश्रा द्वारा उन्हें रोका गया। इस पर खनिज माफिया द्वारा पत्थर पर पटक कर उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि पूर्व में मृतक ने कंपनी के अधिकारियों को इस बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जब हत्या होगी तब देखेंगे। यह आरोप परिजनों के हैं। क्या कहना है मृतक के भाई का, आप भी सुनिए। कंपनी की माइंस के चारों ओर फेंसिंग नहीं है, जिसमें आए दिन चोरी की घटनाएं होती हैं, लोग उसमें मर भी जाते हैं। तो उसी से संबंधित खनिज माफिया उसमें लगे, तो उनको अरुण मिश्रा द्वारा मना किया गया पत्थर चोरी के लिए। उनके द्वारा धमकी दी गई उनको कि अगर यहाँ दोबारा दिखे और रोका गया तो जान से मार दिया जाएगा। अरुण मिश्रा ने ये बात कंपनी प्रबंधन को बताई। कंपनी प्रबंधन में राजेश नायक, राजेश जैन और विनय अत्री, तो इनके द्वारा बोला गया कि जब आपकी हत्या हो जाएगी तब देखेंगे। इनको लगा ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्होंने मामले को हल्के से ले लिया। कोई सुरक्षा व्यवस्था इन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके कारण खनिज माफियाओं ने जब इन्हें अकेला पाया तो इनके ऊपर पत्थर पटक के बिल्कुल निर्मम हत्या कर दी। और कंपनी प्रबंधन अभी भी बिल्कुल सो रहा है। उसे किसी भी कर्मचारी की जान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पूरी इसमें कंपनी प्रबंधन की लापरवाही। अगर इन्होंने उनको सुरक्षा व्यवस्था गार्ड या कुछ भी दे रखे होते या गाड़ी दे रखी होती 4 व्हीलर वगैरह, तो इस तरह की घटना नहीं होती। पूरी कंपनी की लापरवाही के कारण ये हुई है। प्रबंधन से क्या बात है? प्रबंधन से कोई बात नहीं। हम चाहते हैं कि घटना को लेकर सीएमओ रीवा ने हमें बताया। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है। मामला कंपनी में की जा रही चोरी को लेकर है। मृतक ने उसे रोका था और इसी से आहत होकर उसने हत्या कर दी। मृतक के घर से ट्रैक्टर और बाइक उठा ली गई है। और क्या कहा, आप भी सुनिए। हाँ, ये सीमेंट फैक्ट्री में मतलब मैं काम करता था। नाम है अरुणेन मिश्रा। इनकी उम्र करीब 56 वर्ष के आसपास है। ये बैजनाथ के रहने वाले थे और ये फैक्ट्री में लैंड डिपार्टमेंट में काम करते थे। ये कल फैक्ट्री में काम करने के बाद फिर वो जो चौराहा है, जिसको माइन चौराहा बोलते हैं, वहाँ पे गए तो वहाँ पर एक रोहिणी सिंह सुनारा के रहने वाले थे। करीब 28 वर्ष के आसपास की उम्र इनकी। ये कुछ नशे की हालत में भी था और इसका कहना है कि इसने विवाद किया कि तुम कंपनी के लिए बहुत नेतागिरी करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। तो उसको मतलब पटक दिया और उसके ऊपर एक पत्थर पटक दिया। उसके बाद वो पत्थरों से उसको और पटके, जिससे उसकी चोट लगने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस को जानकारी लगी। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर उसमें तत्परता से कार्रवाई की। प्रकरण पंजीबद्ध किया 302 का और आरोपी की पतासाजी की। आरोपी घर गए तो वहाँ उनकी बुजुर्ग माँ मिली है बस, और घर में कोई नहीं था। वो जो ट्रैक्टर था और एक कुछ मोटरसाइकिल थी, पुलिस अभी लेके आई हुई है और आरोपी की तलाश लगातार की जा रही है। और जो मृतक है उनका पीएम कराया जा रहा है। अल्ट्राटेक के कर्मचारियों के साथ में पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद है। परिजनों से चर्चा भी हो रही है। निश्चित रूप से इसमें जिस व्यक्ति के द्वारा उसके साथ घटना की गई उसके विरुद्ध वैधानिक और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार चोरहटा थाना क्षेत्र के नौबस्ता चौकी अंतर्गत बैजनाथ में हुई हत्या के मामले में 1 करोड़ की मांग करने वाले परिजन सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा 18 लाख की सहायता राशि तथा पेंशन के आश्वासन पर मान गए हैं। वहीं दाह संस्कार के लिए 25,000 की नकद सहायता राशि प्रदान की गई है, जिसके बाद पीएम कार्रवाई चालू हो गई है। बता दें कि प्रबंधन एवं परिजनों के बीच सहमति न बनती देख जिला प्रशासन द्वारा पहल की गई है।
जिसमें विशेष रूप से नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला द्वारा समझाइश देते हुए कुछ समय के भीतर ही परिजन पीएम अर्थात पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। सर, अभी अल्ट्राटेक कंपनी के सामने से कोई हत्या का मामला आया है, क्या मामला है सर? वो मामला ये है कि कोई अरुण मिश्रा है। अरुण मिश्रा पिताजी का नाम है राम रंगीला मिश्रा जी, जो 56 वर्ष के हैं, जो अल्ट्राटेक के कुछ कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड उनको लेके आए थे। उनका कहना ये है कि जो फैक्ट्री से निकल रहे थे, बाहर आए हैं, तो कुछ दूरी पर जाकर 3-4 लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया अचानक से, और मतलब सर के ऊपर भी पत्थर पटका, छाती पे 2-3 बार पत्थर पटका उठा रहे हैं, और इस कंडीशन में वो यहाँ लेकर आए। तो यहाँ पे चिकित्सकों ने जाँच की है, जाँच करने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया है ना। उनके सबको पोस्टमार्टम रूम में रखवा दिया गया, सुबह पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ही फिर आगे कार्रवाई। जो खत्म हुए हैं तो कंपनी प्रबंधन के ऊपर एफआईआर दर्ज हो, कंपनी के जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर एफआईआर हो, ये लोग सीधे जेल जाएं। प्रबंधन आपसे मिलने आया, किस तरह की मदद? प्रबंधन में राजेश नायक, अत्री सर लोग मिलने आए, पर इनके मिलने से कोई वो अब ये कुछ वही नहीं कर रहे हैं। इनको किसी के मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उनकी 3 लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। इतनी महंगाई में आप खुद ही देख सकते हैं कि शादी करना कितना वो है। ठीक है, बच्चों की शादी करने पे अब ऐसा तो नहीं है कि किसी को खिलाते पिलाते नहीं, भाई शादी में पैसे तो लगते हैं। और उनकी वाइफ है, नाती पोते भी हैं, उनका भी पूरा ख्याल रखना। पूरे घर के वही मुखिया थे, उनके तो पूरे घर की हालत खराब हो गई है। आरोपी गिरफ्तार अभी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, और कंपनी प्रबंधन वाले भी खुलेआम घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ फोन लगा रहे हैं। इन्हें किसी चीज का डर ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तक क्या अभी कुछ मांगे? हम चाहते कंपनी प्रबंधन के ऊपर एफआईआर हो, कंपनी प्रबंधन के लोग जेल जाएं। ये सुनेंगे नहीं जब तक जेल नहीं आएंगे। तो क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप मिश्रा है। क्या लगते हैं? मैं इनके परिवार का हूँ, गाँव का हूँ भाई। हाँ, कल 19/4/2022 यानी 19 अप्रैल को विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत एक तालाब में जीडीसी में पढ़ने वाली छात्रा का शव बरामद हुआ था, जिसे लेकर आज परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए उचित जांच कराए जाने की मांग की। रायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक छात्रा परसों 18 अप्रैल को घर से कॉलेज के लिए निकली और जब सही समय पर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू करी। उन्होंने बताया कि रोज शाम 5 बजे तक बच्ची घर पहुंच जाती थी। उस दिन वो घर नहीं पहुंची। पहले तो अपने स्तर पर पता किया, बाद में सगरा थाने रिपोर्ट लिखाने गए तो वहां रिपोर्ट नहीं लिखी गई। दूसरे दिन रायपुर करचुलियान थाने में सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक उन्हें बिठाए रखा गया। तब जाकर रिपोर्ट लिखी। परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई को लापरवाही बताया, साथ ही बच्ची के हत्या का आरोप लगाया। क्या कहना है इस पर उनके परिजनों का, आप भी सुनिए। सुबह 10:30 बजे निकली है कॉलेज के लिए, जीडीसी कॉलेज के लिए। सगरा में रायपुर मोड़ के पास साइकिल खड़ी की है और ऑटो से निकली है। और फिर शाम को 2-3 बजे मतलब ऐसे बीच बीच में पेपर होने वाला था तो आती थी, पता करने आई थी। तो फिर शाम को 4-5 बजे तक वो घर चली जाती थी उसके पहले। लेकिन 18 तारीख को ये घर नहीं पहुंची शाम को। तो फिर शाम को हम लोग ढूंढना चालू किए, इधर उधर पता करना किए तो सहेलियों का नंबर मिला 1-2 का, उनसे पता किए तो बोली कि कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल कहाँ है कहाँ गई कोई संपर्क नहीं हुआ है। तो हम लोग ढूंढते रहे, फिर सिविल लाइन में गए, रिपोर्ट किए तो वहाँ रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। बोले कि आप अपने क्षेत्र में जाइए, सगरा रायपुर। सगरा में गए तो वहाँ भी नहीं लिखी गई, वहाँ पे एक चिट्ठे में लिख के वो सील लगा के दे दिए। रायपुर में 19 तारीख को रिपोर्ट लिखी गई है। सवेरे गए थे 8 बजे तो वहाँ 1 बजे हम लोगों को छोड़े हैं रिपोर्ट लिखने के बाद। तब से बच्ची हमारी लापता है। मतलब 1-2 नंबर भी संदिग्ध नंबर थे, तो उससे हम लोग सर्च करते रहे तो मतलब लोकेशन तो पता चला था, लेकिन कोई ऐसी वो नहीं पता चल पाई। हम लोग रात भर ढूंढे हैं, कहीं नहीं पता चला। फिर सवेरे 19 तारीख की सुबह ये विश्वविद्यालय थाने के पास डोगरा के पास तो तालाब छोटी सी, उसमें लाश पुलिस वालों को मिली। तो फिर वो फ़ोन करके बुलाएं कि देख लीजिए लाश मिली है तो आपकी है कि नहीं। तो हम गए हैं तो फिर हमको पता चला है तो बच्ची की लाश थी। अभी क्या आशंका जताई जा रही है? अभी तो मर्डर है उसको, मतलब पूरा गर्दन में पूरा गर्दन दबा हुआ था रुमाल से, रुमाल जो लेके आई उससे गर्दन दबा हुआ था और चेहरे में चोट के निशान भी थे, हाथ में भी और पाँव में, मतलब चोट के निशान गले में ज़्यादा था, तो काला पड़ा हुआ था, आँखों भी काली पड़ी थी। स्थिति में वहाँ पे मिली थी, तालाब में थी कि सड़क? तो नहीं, जब हम गए तो तालाब से निकाल के बाहर ऐसे रखे हुए थे।
अभी तक किसी पे शंका कोई पकड़ा गया? अभी तो कोई नहीं पकड़ा गया। इस संबंध में एडिशनल एसपी ने मीडिया के माध्यम से बताया कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। सुनिए एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा जी ने क्या कहा। हाँ, ये विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र को आज सूचना मिली थी कि एक बच्ची है जिसका शव तालाब में दिखाई दे रहा है। सूचना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उस शव को पानी से बाहर निकाला और उसके बाद उसका पीएम कराने के लिए भेज दिया। पहचान के संबंध में बात आई, पुलिस ने अपना प्रयास किया और जानकारी ली कि रायपुर थाना क्षेत्र में कल ही उसकी गुमशुदगी के बारे में सूचना दर्ज हुई थी और उसकी तलाश लगातार वहाँ रायपुर पुलिस भी कर रही थी, परिजन भी लगातार कर रहे थे। शव मिलने के बाद अब शव का पीएम कराया जा रहा है। परिजनों को कुछ आशंका है कि इसके साथ किसी ने कुछ हरकत भी की है। इस बारे में पुलिस अलग से सारे तथ्यों की जांच भी कर रही है। पीएम करा के क्लियर हो जाएगा कि उस बच्ची की मौत का कारण क्या है, नंबर 1। नंबर 2, पीएम में थोड़ा सा और भी गहराई से हम लोग जांच करवाएंगे कि उसके साथ किसी तरह की और हरकत तो नहीं की गई है। अभी प्राथमिक रूप से कुछ जानकारी मिली है पुलिस को, जो अभी आप लोगों से शेयर नहीं की जा सकती। पुलिस अपना काम कर रही है, वैधानिक कार्रवाई करेगी। तो उसमें एक शहीदी का भी इसका नाम आ रहा है जिसको परिजन आरोप लगा रहे हैं, जो उसी के द्वारा फ़ोन भी किया गया था उसको, मानसी गुप्ता। हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि सुनने में आएंगी, लेकिन आप निश्चित रूप से इसमें जो तथ्य हैं, जो वैधानिक कार्रवाई है, उसमें अगर सहेली के बारे में कुछ बात आती है कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है उसकी मौत के संबंध में, तो उसके प्रति भी कार्रवाई करेंगे और किसी का इन्वॉल्वमेंट आए उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पुलिस को जो है अपनी जांच पड़ताल करने का थोड़ा सा पूरा अवसर दें। परिजनों से भी अनुरोध है कि वो इस संबंध में जो भी तथ्य उनके संज्ञान में आते हैं पुलिस को अवगत कराएं। पुलिस वैधानिक और सख्त कार्रवाई करेगी। संजय गांधी अस्पताल में विवाद की भी स्थिति निर्मित हो गई, वहाँ पर पुलिस मौजूद है और परिजनों को आवश्यक समझाइश भी दी जा रही है और उनसे भी ये कहा जा रहा है कि आप लोग वैधानिक कार्रवाई करने का समय दें अगर उस बच्ची की मौत में किसी की भी कोई रोल। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाडो अभियान के तहत बाल विवाह रोकने की तैयारी। शादी ब्याह का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बालकों का या बच्चों का विवाह करते हैं। हालांकि इसमें उनकी कुछ मजबूरी होती है। सबसे बड़ी समस्या है दहेज प्रथा। उसके अलावा गरीबी पर समस्या का समाधान अलग बात है। अगर सरकार इस समस्या की मूल जड़ को ही खत्म कर दे तो संभव है कि ये कुप्रथा जड़ से समाप्त हो जाए। लेकिन शादी ब्याह अब सिर्फ संस्कार नहीं, व्यापार बन चुका है। एक अनुमान के अनुसार अकेले मध्य प्रदेश में इस साल विवाह के सीजन में 400 से 500 करोड़ के आसपास वैवाहिक समारोह में खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। खैर, ये तो समाज ने खुद अपना बनाया नियम है और खर्च करने में अपनी शान भी समझते हैं। लेकिन इन सबकी देखा देखी पिसता है सामान्य वर्ग और गरीब परिवार। फिलहाल महिला बाल विकास विभाग द्वारा लाडो अभियान के तहत बाल विवाह रोकने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग सहायक संचालक आशीष कुमार द्विवेदी ने हमें बताया। देखिए, एक एक्ट बना है PCMA, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जिसके तहत ये है कि 18 साल से कम की लड़की हो और 21 साल से कम का अगर लड़का है तो अगर कोई बाल विवाह करता है तो एक तो वो विवाह शून्य हो जाता है। जो भी व्यक्ति उस विवाह में शामिल होता है या सहयोग प्रदान करता है उसके लिए 2 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। क्योंकि शादियों का सीज़न फिर से प्रारंभ हो गया है, इसलिए महिला बाल विकास विभाग ने फिर एक नया अभियान चलाया हुआ है लाडो अभियान के तहत, जिसके तहत एक टास्क फोर्स का गठन होता है ब्लॉक स्तर पर, जिसमें SDM उसको चेयर करते हैं। CO जनपद, हमारे CDPO और संबंधित थाना के थाना प्रभारी, ये सब उसके मेंबर होते हैं। कोई भी अगर सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल उस पर कार्यवाही की जाती है कि किसी भी बालिका का जीवन कुछ कुरीतियों की वजह से बर्बाद नहीं होने पाए। इसमें कितने का जुर्माना किया गया? नहीं, जुर्माना अभी किया नहीं गया है। हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि अगर कोई बाल विवाह की शिकायत आती है तो मौके पर हम पहुंचते हैं और उस विवाह को रुकवा दें। अगर कोई विवाह के बाद की जानकारी मिलती है, हालांकि ऐसी जानकारी कभी मिली नहीं कि विवाह हो चुका है, अगर विवाह की जानकारी मिलती है तो उस विवाह को शून्य घोषित कराया जाता है। देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। देश में बेरोजगारी चरम पर है, लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन प्रदेश सहित पूरे देश में बेरोजगारी पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है।
इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर कांग्रेस सेवा दल आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने गया। क्या कहना है इस संबंध में कार्यकर्ताओं का, आप भी सुनिए। बताइए, आज ये ज्ञापन सौंपा गया, क्या मांगे आप लोग? आज इस ज्ञापन में मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर बढ़ती बेरोजगारी को लेके सेवा दल के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपा है माननीय कलेक्टर महोदय जी के माध्यम से कि जो खाली भर्ती पद है उनकी शीघ्र भर्ती की जाए और बेरोजगारी की समस्या में जल्दी से जल्दी लगाम लगाई जाए। अभी मध्य प्रदेश में कम से कम 30 लाख के ऊपर बेरोजगार है। बेरोजगारी के में युवा कहीं कुछ गलत कदम उठाते हैं, कहीं विभिन्न तरह की परेशानियों से पीड़ित होते हैं, जूझ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी के ज्ञापन के माध्यम से बेरोजगारों की बेरोजगारी के प्रति शासन और प्रशासन सचेत हो और बेरोजगारी की समस्या का हल करे। सेना की भर्ती को लेकर भी सेना को भी भर्ती को लेके है। बेरोजगार बहुत ही तरीके से परेशान हैं, उनकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, ओवर एज भी होते जा रहे हैं, रोज बेचारे परेशानियों से झेल रहे हैं और शीघ्र सेना की भर्ती शुरू की जाए जिससे युवा बेरोजगारों के बेरोजगारी का हल निकले। शुभ नाम आपका? अमित चतुर्वेदी, प्रदेश सचिव, मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल। रहिए रीवा 24। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हां, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मंगवा, श्री पेट्रोलियम पड़रा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा। रीवा के सब्जी मंडी में पहुंची नगर निगम की टीम अतिक्रमण से कराया मुक्त। नगर निगम अधिकारी ने मीडिया से बताया कि पुरानी सब्जी मंडी में कुछ व्यापारियों ने दुकान के सामने सामान रखकर अतिक्रमण कर लिया है। इनको कई बार समझाइश भी दी गई है और कई बार कार्रवाई की गई है। इस समय लगन का सीजन होने पर काफी भीड़ दिखाई दे रही है, इसलिए आज अतिक्रमण मुक्त करवाया गया इस बाजार को। वहीं बताया गया कि पुरानी सब्जी मंडी में अगर कोई भी घटना हो जाती है तो दमकल की गाड़ी को अंदर तक नहीं पहुंचाया जा सकता, इसीलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां इसको अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। हमारी टीम ने जब नगर निगम अधिकारी से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। सब्जी मंडी में आज अतिक्रमण मुहिम दस्ता पहुंचा हुआ है, क्या है इसका? सब्जी मंडी में व्यापारियों ने काफी सड़क से दुकान के बाहर बढ़ा लिया था, जिससे आवागमन होता था और अनावश्यक भीड़ लगती थी, इसलिए आज इसको व्यवस्थित किया जा रहा है। अगर सब्जी मंडी और ये बाजार में आग लग जाती है तो कैसे आग पर काबू पाया जाएगा? आग लग जाती है तो हम लोग फायर ब्रिगेड से बुझाने की व्यवस्था तो कैसे फायर ब्रिगेड जाएगा अंदर? नहीं, आज हमने खाली करा दिया है, फायर ब्रिगेड बराबर जाएगा, क्योंकि ये शहर का पुराना एरिया है और बराबर कार्रवाई की जाती है। आज फिर कार्रवाई की गई और एक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और दुकानदारों को समझाई दी गई कि भैया सब लोग अपना अपना सामान अपने दुकान के अंदर रखें। यदि किसी का दुकान बाहर मिलता है कल से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सबको चालान काटा जाएगा। यहाँ पन्नियाँ ज्यादा सर्वाधिक लगाए हुए हैं, पन्नी को निकलवा जा रहा है, पन्नी निकलवा जा रहा है। 80% अग्रिम भुगतान कराने को लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने रीवा कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें बताया गया है कि फीस प्रतिपूर्ति वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में आरटीई प्रपोजल की अंतिम तिथि 15 मई 2022 कर दी गई है। वर्तमान समय में बच्चों की उपस्थिति सभी स्कूलों में लगभग 10 से 15% ही है एवं बच्चों की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त करने में भी कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों का आधार सत्यापन का कार्य भी 15 दिन से बंद है, जिस कारण से फीस प्रतिपूर्ति का प्रपोजल नहीं बन पा रहा है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग जून माह तक का समय लगेगा, जिस कारण से शासन को भुगतान करने की प्रक्रिया में भी अगस्त माह तक का समय लग जाएगा। इस संबंध में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.के. शर्मा ने हमें बताया। आधार सत्यापन नहीं हो रहा है। अभी 16 तारीख लास्ट डेट थी तो डेट बढ़ा करके 15 मई कर दिए हैं। लगभग स्कूलें बंद होने के कगार पर हैं, बच्चों का स्कूल आना बंद है। अगर आधार सत्यापन का कार्य मई एवं जून में होगा तो बच्चे कहाँ से प्राप्त मिलेंगे? जब बच्चे स्कूल ही नहीं आएंगे तो आधार सत्यापन कैसे होगा? हमने आयुक्त महोदय से संपर्क किया,
तो बताया गया कि हम एक अलग पोर्टल बना रहे हैं भुगतान के लिए, शायद मई तक बन जाएगा। जब मई तक बनेगा तो बच्चों के आधार सत्यापन का कार्य जुलाई अगस्त तक पूरा होगा और फीस प्रपूर्ति का भुगतान लगभग 2 महीने बाद और होगा। तो आज हम लोग इस बात का ज्ञापन देने आए हैं कि ठीक है, आप अपना कार्य करते रहो, मुझे वर्ष 2020-21 और 21-22 का 80% भुगतान एडवांस के रूप में दे दो और आप अपना कार्य करते रहो, जब चाहेंगे तब हम सत्यापन करवा देंगे। क्या नाम है आपका? RK शर्मा, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला रीवा मध्य प्रदेश। रहिए रीवा 24। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कांग्रेस सेवा दल एवं ओबीसी महासभा के संयुक्त तत्वाधान में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश में खाली पड़े पदों पर भर्ती किए जाने हेतु राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। इस संबंध में पुलिस प्रशासन ने भी व्यवस्था चाक चौबंद की। मध्य प्रदेश में फौज में पड़े खाली पदों पर भर्ती को लेकर कांग्रेस सेवा दल और ओबीसी महासंघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। व्यवस्थाओं को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से छात्रों के हित में ये रैली निकाली है और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि आज मध्य प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि रिक्त पदों पर उनकी भर्ती करें। वहीं व्यवस्था को लेकर हमने संबंधित अधिकारी से भी बात की। भारत सरकार द्वारा जिस प्रकार बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, उस मांग को लेकर जैसे हमारे रीवा शहर में आर्मी की भर्ती लगभग कई वर्षों से नहीं हुई है, तो हम इस मांग को लेकर एक बड़ा ही बृहद आंदोलन करने की तैयारी में थे। जिस प्रकार प्रशासन ने 2 दिन से लगातार हमारे लोगों को, छात्रों को डराया गया, धमकाया गया, रोका गया, लेकिन 144 धारा लगा दी गई। लेकिन इसके बाद भी आज हम लोगों ने एक शासन को समझौते के तहत किसी तरह का वायलेंस न करते हुए एक संविधान के दायरे में रह के आज हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया है और सरकार को चेताया है कि अगर आपने छात्रों की भर्ती विभिन्न मांगों, जैसे कई 30 लाख हमारे छात्र बेरोजगार मध्य प्रदेश में हैं और खासकर रीवा में जिस प्रकार बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है और लगातार यहाँ कोई भर्ती नहीं हुई है, इसलिए आर्मी भर्ती की मांग को लेकर हम लोग ये ज्ञापन देने और रैली करने वाले थे। लेकिन रैली न करते हुए आज हम लोग शासन के कहने के अनुसार कलेक्टर साहब ने आदेश भी कर दिया है कि हम लोग जल्द ही यहाँ पर मिलिट्री भर्ती जारी करेंगे। तो हम लोग इसको मांग को लेकर ये रैली समाप्त कर दिए हैं और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को आगाह किए हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले से हम लोग फिर उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को बताने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल एवं रीवा जिले के समस्त पटवारियों की उपस्थिति में विगत दिनों जिले के 6 पटवारियों पर की गई निलंबन कार्यवाही को निरस्त कर उन्हें बहाल किए जाने के संबंध में अपर कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। विगत दिनों रीवा जिले में 6 पटवारियों को सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में लापरवाही बरतने की अन्यायपूर्ण आरोपी बिना नोटिस जारी किए, बिना समुचित अवसर प्रदान किए पटवारी नागेंद्र साहू त्योथर, श्री गोपाल तिवारी मनगवा, संदीप रावत नईगढ़ी, पवन सोनी हुजूर, रामाश्रय कोलजवा, कमल पाठक मऊगंज को अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा निलंबित किया गया था, जो कि अनुचित है। उन सभी के निलंबन को निरस्त करने की मांग के साथ अन्य मांगे भी पटवारी संगठन ने रखी और कहा कि यदि निलंबित पटवारियों की बहाली तुरंत नहीं होती है तो पटवारी संघ सोमवार 25 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होगा।
क्या है इनकी मांगे, आप भी सुनिए। 2 दिन पहले माननीय कलेक्टर महोदय ने 17 तारीख को माननीय कलेक्टर महोदय ने मातहत अपने तहसीलदार और एसडीएम से प्रस्ताव लेकर जिले के 6 पटवारियों को निलंबित कर दिया था। उन्हें इसके लिए ना कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, न उनसे ये पूछा गया था कि आपको क्यों निलंबित किया जा रहा है। जबकि सीएम हेल्पलाइन में पटवारियों का कोई रोल नहीं है, उनसे संबंधित समस्या भी नहीं है, और सभी ने जो पटवारियों का L1 होता है, L1 में सभी ने अपनी जानकारियाँ दी हुई। उदाहरण के लिए सरकारी जमीन में अगर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है तो पटवारी ने 248 की रिपोर्ट दे रखी है और संबंधित प्रतिवेदन अधिकारी है। इसके बाद जब तहसीलदार साहब ने उसमें 248 में बेदखली नहीं की, उसको अतिक्रमण नहीं हटा, इसमें पटवारी की क्या गलती है। नगर पालिका में नजूल में किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, नगर पालिका संबंधित प्रकरण है, उसमें भी पटवारी को निलंबित किया जा रहा है। पटवारी से संबंधित कामों के लिए निलंबित किया जाए तो ठीक है, लेकिन पटवारी अन्य विभागों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अन्य विभागों की सीएम हेल्पलाइन जो है उसको अन्य विभागों से पूछा जाए, उसके लिए पटवारी को उत्तरदायी नहीं माना जाए, इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। अभी आपके अपर कलेक्टर से समाधान ये हुआ, कलेक्टर साहब के संदेश पर माननीय अपर कलेक्टर महोदय ने बताया है कि इन पटवारियों को आज ही इनसे जवाब लेके राज्य के आज बहाल कर दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह बाघेल। पटवारियों के कार्य और इन सब का राजस्व की समीक्षा के बाद में कुछ पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसके संबंध में इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और अपना जवाब वगैरह दिया है। इनमें क्या मांगे हैं सर, ये क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ऐसे तो सबकी कई सारी मांगे हैं, लेकिन मुख्य रूप से इनके खिलाफ निलंबन कार्रवाई की गई है। इनका कहना था कि उनका कोई उसमें दोष नहीं है, उनको जवाब देने के लिए कहा है। जवाब दे के इनका समाधान कारक जवाब होगा तो उसके अनुसार विचार करते हैं और आगे कार्रवाई की। पृथक विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के अध्यक्ष राजकुमार सिंह तिवारी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के अध्यक्ष राजकुमार सिंह तिवारी ने कहा कि जिस विंध्य का उल्लेख हमारे राष्ट्रगान में है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उसका पृथक प्रदेश बनना राष्ट्रीय गौरव की बात है। यह आंचलिक नहीं राष्ट्रीय मांग है जो संपूर्ण राष्ट्र के वासियों के हित में ही होगा। इसको ना तो दबाया जा सकता है, ना रोका जा सकता है। इसका बनना तय है, क्योंकि विंध्य एक शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ज्ञान के प्रकाश से ही संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। विंध्य प्रदेश के लोग ज्ञानवान होते हैं, जो अपने ज्ञान से संपूर्ण विश्व को आलोकित कर रहे हैं। यहाँ की माटी में ज्ञान का अथाह भंडार छुपा हुआ है। आदिकाल से ही विंध्य प्रदेश महान विभूतियों जैसे बीरबल, तानसेन, वाणभट्ट आदि ने विद्या, बुद्धि और संगीत से पूरे विश्व में विंध्य का नाम रोशन किया। विंध्य प्रदेश रत्नों की खान है। राजनीतिक रूप से भी यह कभी परतंत्र नहीं हुआ। विश्व का पहला सफेद शेर यहाँ पाया गया। यह प्रदेश काफी समृद्ध रहा है। पृथक राज्यों की स्थापना से अनेक लाभ होते हैं। बनने चाहिए। अब तक हिंदुस्तान में स्वतंत्र भारत में आज़ादी के बाद 5 बार राज्यों का विभाजन हो चुका है प्रायोगिक रूप में, जो कि काफ़ी सफल रही। आप पंजाब हरियाणा का नज़ीर ले लें तो आप देखेंगे कि उत्तरोत्तर तरक्की के पथ पर अग्रसर है। और रही बात विंध्य प्रदेश की, तो विंध्य प्रदेश एक ऐतिहासिक स्थल है ही, यह कभी परतंत्र नहीं हुआ और पूर्व में इसका अस्तित्व प्रदेश के रूप में था। वो तो मध्य प्रदेश में विलय जब हुआ तो इसके बाद ये कहा गया कि इसको उपराजधानी की पूरी सुविधा दी जाएगी, जो नहीं दी गई। एक तरह से छलावा हुआ। और संसाधनों को अगर आप देखें तो यहाँ के सोलर पावर प्लांट की बिजली जो है यहाँ के राजस्व से दिल्ली तक जा रही है, वहाँ के लोग जगमग हो रहे हैं। तो हमारे संसाधनों का दोहन करके अन्यंत्र लाभ दिया जा रहा है और हम उससे वंचित हो रहे हैं। प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखें तो ये कहा गया है सस्ता, सुलभ एवं शीघ्र प्रशासन, त्वरित प्रशासन। वो तुरंत सुदूर अंचल तक बसे हुए आदमियों के पास पहुंचना चाहिए। सत्ता का विकेंद्रीकरण के बिना ये संभव है ही नहीं। और सत्ता का विकेंद्रीकरण छोटे राज्यों के माध्यम से ही होगा। तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक समग्र दृष्टि से विंध्य प्रदेश का बनना न्यायोचित होगा। इसके अलावा ये भी है कि यहाँ की विभूतियाँ जो है अगर आप देखें, और विंध्य का शाब्दिक अर्थ आप देखें क्या है। विंध्य का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, यानी ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो ज्ञान की उपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ के ज्ञानियों के अगर आप लें तो बीरबल, तानसेन, बाणभट्ट और आदि महान मूर्धन विद्वान हुए हैं। सफेद शेर की जननी है ही ये भगवान